I am Dr. Shweta Agrawal, Assistant Professor, Faculty of Education, DEI. Here we will discuss what is balanced diet, meaning, concept of balanced diet and component of balanced diet. Meaning of balanced diet. A balanced diet means getting the right type and amount of food, drinks to supply nutrition and energy for maintaining body cells, tissues and organ for supporting normal growth and development. तो बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट है राइट टाइप एंड अमाउंट ऑफ फूड एंड ड्रिंक. टाइप यानी कि किस फॉर्मेट में हम ले रहे हैं. ये देखिए, हम जंक फूड की मना करते हैं. क्यों मना करते हैं? उसमें भी तो कई सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इन सब का को इंक्लूड किया जाता है क्योंकि उसका फॉर्मेट, उसका टाइप, उस फूड का, उसमें जो फूड आइटम है उन पर जो प्रोसेसिंग होके वो आते हैं वो सही फॉर्मेट नहीं है. उसमें फर्मेंटेशन ज़्यादा है, उसमें प्रिजर्वेशन ज़्यादा है, उसमें नेचुरलिटी कम है, उसमें हीट कांटेक्ट ज़्यादा है, उसका फॉर्म ऐसा है जो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है. तो सही टाइप और सही अमाउंट जब हमारी डाइट में होता है तब हम उस डाइट को कहते हैं कि ये डाइट कैसी है, बैलेंस डाइट. और साथ में ही सही टाइप और अमाउंट से मीनिंग ये लिया गया है कि उस पर्टिकुलर डाइट के अंदर जितने भी हमारे 3 फंक्शंस है फूड के, उससे रिलेटेड सारे आइटम होने चाहिए. यानी कि उसमें बॉडी बिल्डिंग फूड भी होना चाहिए, एनर्जी गिविंग फूड भी होना चाहिए और प्रोटेक्टिव फूड भी होना चाहिए, ताकि बॉडी की तीनों टाइप की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया जाए. तो ऐसा फूड जिसकी फॉर्म, जिसका टाइप इस तरीके का है जो इजीली डाइजेस्टेबल है और जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स का फ़ायदा उठाया जा सकता है. साथ ही ऐसा अमाउंट जिसके अंदर तीनों तरीके की रिक्वायरमेंट हमारी फुलफ़िल होती हैं और प्रॉपर अमाउंट में होती हैं. तो उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहेंगे, जिसकी वजह से हमारे फूड, सेल्स, मसल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन सब कुछ नॉर्मली फंक्शन कर सके, ग्रो कर सके, एक्टिव फॉर्म में रह सके और उस पर्सन को, उस पर्टिकुलर पर्सन को जो कि इस बैलेंस डाइट का इंटेक कर रहा है, हेल्दी बना सके. बैलेंस डाइट achieved by eating variety of food. There is no single food with correct amount of all essential nutrients. एक सिंगल फूड को हम कभी भी बैलेंस डाइट नहीं कह सकते क्योंकि डिफरेंट फूड्स में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और हमारी बॉडी को अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो इसीलिए वो कोई भी पर्टिकुलर फूड जिसमें कि हम ये कह दें कि हाँ इसमें मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स हैं, हम उसे बैलेंस डाइट नहीं कहेंगे. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फूड, बैलेंस डाइट. ईटिंग अ बैलेंस डाइट रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड प्लानिंग. अब यदि जब हम कह रहे हैं कि एक फूड में को कभी भी बैलेंस डाइट नहीं कहा जा सकता, फूड आइटम को डिफरेंट फूड आइटम को इंक्लूड करना पड़ेगा उसकी टाइप, फॉर्मेट और उसके अमाउंट के अकॉर्डिंग, तभी वो बैलेंस डाइट कहलाएगी. तो इसके लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए बैलेंस डाइट की और प्रॉपर प्लान्ड वे में चलना चाहिए. क्यों? क्योंकि एक दिन में हम 3 मील का कंजप्शन करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर. और ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों में ही बैलेंस डाइट को इंक्लूड करना एक प्लान्ड मैनर में होने के बाद ही हो सकता है. बैलेंस डाइट, अब ये देखिए फूड ग्रुप्स के अकॉर्डिंग कुछ इसमें डिवाइड किया गया है. इसमें बता रहे हैं, सबसे पहले ऊपर देखिए फैटी, सॉल्टेड यानी कि फैटी एसिड्स का है, प्लांट ऑयल, और फिर उसके बाद है कुछ डेयरी प्रोडक्ट जो कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स हो गए. और इसी तरीके से डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ में नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स और पोल्ट्री, फिश, एग, दीज ऑल्सो आर सोर्स ऑफ प्रोटीन. होल ग्रेन फूड एंड अदर कार्ब्स, ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हो गए. अब लास्ट है हमारा
फ्रूट और वेजिटेबल, इसके अंदर हमारे प्रोटेक्टिव फ्रूट्स आ गए जिसमें मिनरल वाइटामिन्स का कंजप्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट वो है जिसमें हमने बॉडी बिल्डिंग फूड्स को भी इंक्लूड किया, एनर्जी गिविंग फूड को भी इंक्लूड किया और प्रोटेक्टिव फूड को भी इंक्लूड किया। अब इसका अमाउंट जो होगा, फॉर्म जो होगी, वो पर्टिकुलर जिस पर्सन को प्रोवाइड की जा रही है ये बैलेंस डाइट, उसकी एज, उसकी वर्किंग कंडीशन, उसके जेंडर, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कोरिलेट होते हुए, जिसके अकॉर्डिंग बैलेंस्ड होते हुए आगे कंडक्ट होगी। Why balanced diet is important? Bodies, organ and tissue need proper nutrition effectively. हमारे बॉडी के कई टिश्यूज़ और सेल दिन पे दिन बनते हैं और टूटते जाते हैं, तो उनको लगातार अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी इफेक्टिवनेस, अपनी एक्टिवनेस को बनाए रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और न्यूट्रिएंट्स कैसे? कि वो प्रॉपर अमाउंट में हो, सही टाइप में हो। मैंने आपको बताया था कि हमारे प्रोटीन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और कुछ नॉन असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। असेंशियल अमीनो एसिड्स का मीनिंग है कि वो अमीनो एसिड जिस फूड आइटम में पाए जाते हैं उसी फूड का इंटेक हमें अपनी डाइट में करना पड़ेगा, तभी उन असेंशियल अमीनो एसिड को हम कंज्यूम कर पाएंगे। अदरवाइज़ किसी भी अमीनो एसिड से उनका फॉर्मेशन नहीं होता। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स, ऐसा नहीं है कि वो असेंशियल नहीं है, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनका फॉर्मेशन दूसरे अमीनो एसिड से कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद हो जाता है। तो हमें हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, बैलेंस डाइट की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी बॉडी के ऑर्गन, टिश्यूज, सेल के जो साइकिल चलता है उसको मेंटेन कर सकें। विदाउट गुड न्यूट्रिशन बॉडी इज़ मोर प्रोन टू डिजीज़, इन्फेक्शन, फटीग एंड पुअर परफॉर्मेंस। जब हमारी बॉडी को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हम बीमार पड़ेंगे सबसे पहला, और इन्फेक्शन जल्दी अटैक करेगा। जैसे कोरोना चल रहा है तब यही बोला जा रहा है कि इम्यूनिटी हाई करो। इम्यूनिटी हाई करने का मीनिंग है कि बैलेंस डाइट का इंटेक करता है। बैलेंस डाइट इंटेक होने से ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम हाई हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में कोई भी इन्फेक्शियस वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी सब्सटेंस आता है तो वो उस पर एक्ट करता है, अटैक करता है, और इम्यूनिटी को हाई करने की वजह से वो इन्फेक्शन हम पर असर नहीं करता। इसी तरीके से यदि हम बैलेंस डाइट लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें थकान नहीं हो, और थकान नहीं होगी तो क्या होगी? जो हमारी परफॉर्मेंस है वो इफ़ेक्टिव होगी, पुअर नहीं होगी, अच्छी होगी। चिल्ड्रन with a poor diet run the risk of growth and development problem. Bad eating habit can continue for the rest of their life. क्या होता है यदि हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे? अभी चाइल्डहुड स्टेज है और तब हम किसी भी चाइल्ड को बैलेंस डाइट नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा? उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही रुक सकते हैं, दोनों पे ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसीलिए ग्रोइंग एज में तो बैलेंस डाइट देना बहुत ज़रूरी है, और उस टाइम प्रोटीन का इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली हम इंडियन कल्चर में नॉन वेजिटेरियन होना थोड़ा कम होता है, तो वेजिटेरियन फॉर्म में प्रोटीन के सोर्सेस थोड़े हाई रिच सोर्सेज नहीं मिलते हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स ही मेनली यूज़ किए जाते हैं, तो हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं वो बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं आते, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कुछ नए फॉर्म में उनको देने की। लेकिन फॉर्म चेंज करने के साथ हमें इतना भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोटीन हीट के कांटेक्ट में आके अपनी क्वालिटीज़ को खो देता है, तो ओवर हीट, ओवर कुक्ड ना कर दें हम किसी भी प्रोटीन आइटम को। जैसे हम कई बार नॉर्मली डीप फ्राई कर देते हैं पनीर को, तो पनीर को डीप फ्राई करने से उसके न्यूट्रिएंट्स ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश करें अलग अलग फॉर्म में उसको प्रोवाइड करने की, लेकिन हीट के कम कांटेक्ट में आने की।
कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट की हमने इम्पोर्टेंस देख ली कि किस लिए इम्पोर्टेंस है, ताकि हमारी बॉडी मेंटेन बनी रहे और उसमें टिश्यूज, सेल्स, ऑर्गन प्रॉपर फंक्शनिंग करे, जिससे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो, फटीग नहीं हो और कनेक्टिविटी बनी रहे, कोई भी डिजीज़ नहीं हो, इम्यूनिटी पावर ज़्यादा हो और कोई भी इन्फेक्शन हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाए। अब ऐसे कौन से कंपोनेंट होते हैं किसी भी बैलेंस डाइट में जो प्रॉपर अमाउंट में होने पर हम उस पर्टिकुलर डाइट को बैलेंस डाइट कहते हैं? वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, फैट, विटामिन और मिनरल्स। वाटर is also a important component for balanced diet. फूड पिरामिड ग्रुप्स। फूड पिरामिड्स क्या है? देखो, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, राइस एंड ऑल्टरनेटिव्स। यानी कि ये फूड पिरामिड किसका हो गया? ये फूड पिरामिड हमें बता रहा है सीरियल्स, जो कि एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। फिर इसके बाद आया फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट और वेजिटेबल का इंटेक भी हमें अपनी हर मील में करना ज़रूरी है। तो फ्रूट और वेजिटेबल क्या हो गए? प्रोटेक्टिव फूड हो गए। मीट एंड ऑल्टरनेटिव्स। मीट और ऑल्टरनेटिव्स को हम नॉर्मली बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटीन के रिसोर्स होते हैं ये। यहीं पर हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, देखिए बीच में लिखा हुआ है, उन्हें ला सकते हैं, क्योंकि दीज ऑल्सो आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। लास्ट दिया हुआ है फैट, ऑयल, शुगर एंड सॉल्ट। ये कार्बोहाइड्रेट के, फैट के रिसोर्स होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड होता है और ये एनर्जी गिविंग इसीलिए एनर्जी को हम हमारे अंदर प्रोड्यूस कर देता है। लेकिन फैट जो है, फैट एक कंपाउंड फॉर्म में का न्यूट्रिएंट है जिसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है और ये फैट बाद में हमारी मसल्स के अंदर स्टोर होता है फर्दर रिक्वायरमेंट के लिए। अब देखिए, एनर्जी की ज़रूरत तो हमें हर समय होती है। अब बार बार हम यदि फूड इनटेक करेंगे और तब एनर्जी लेंगे तो ये तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसी के लिए हमारी बॉडी में ऐसा सिस्टम होता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अलग अलग फॉर्म में स्टोर रहते हैं, ताकि जब उनकी ज़रूरत होती है तब उनका यूटिलाइजेशन किया जाए। तो इसी तरीके से फैट, ऑयल, मसल्स, इस फॉर्म में मसल्स के अंदर हमारा फैट जो है, हमारा कार्बोहाइड्रेट, वो स्टोर्ड रहता है और ज़रूरत पड़ने पर उसका यूज़ कर लिया जाता है। तो इस तरीके से फूड ग्रुप्स हैं। सीरियल का फूड ग्रुप जो कि एनर्जी गिविंग फूड होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का ये प्रोटेक्टिव होता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट और मीट्स, ये सारे हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स आते हैं। और इसी तरीके से एक ऑयल को हम अलग से रख देते हैं क्योंकि इसके कंपोजिशन में अलग होता है, इसमें फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। तो एक्चुअली इनके केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, इनके फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग हम फूड ग्रुप्स बांट दिया करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस 400 ग्राम है। ये एक अडल्ट के लिए मान रहे हैं। एक्चुअली रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस की हर दिन हमें कितना अमाउंट उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का चाहिए, ये बताया गया है। ICMR ने ये बताया है। तो इसे यहाँ पर हम ग्राम में शो कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट को कैलोरी और किलो कैलोरी में नापा जाता है, इसकी यूनिट होती है। तो कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट इज़ अ एनर्जी गिविंग सोर्स। इट इज़ अ चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि हमारी बॉडी को फंक्शन करने का में जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उसका 60-70% कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ब्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ CNS आर डिपेंड ग्लूकोज फॉर एनर्जी, यानी कि ब्रेन और CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनके जितनी भी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो इन्हें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। आपने कई बार देखा होगा कि आपको चक्कर आ रहे होते हैं और एकदम ब्रेन भी काम करना बंद कर रहा होता है, तब आप क्या करते हो? तब आप शिकंजी पीते हो, चीनी, नींबू पानी, इनका घोल पीते हो। और कभी कभी आप क्या करते हो कि आप ग्लूकोज खा लेते हो। तो किससे एनर्जी ज़्यादा आती है? शिकंजी से इतनी एनर्जी नहीं आएगी जितनी एनर्जी
ग्लूकोज से आएगी। ग्लूकोज को यदि पानी में घोलकर, इलेक्ट्रॉल को पानी में घोलकर, इलेक्ट्रॉल के साथ ग्लूकोज भी, इलेक्ट्रॉल में एक्चुअली मिनरल्स होते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी को मिनरल्स और ग्लूकोज दोनों की ज़रूरत होती है। तो इलेक्ट्रॉल में यदि ग्लूकोज हम मिक्स करके पानी में डाल के पी लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन उसी फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि ये अपनी यूनिट में ऑटोमेटिकली होते हैं। इन्हें डाइजेस्ट करने के लिए इन पे और मेटाबॉलिक एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती, तो ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं तुरंत और तुरंत ब्रेन को और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। इसीलिए हमें ग्लूकोज अपने पास रखना चाहिए मेनली गर्मियों के दिनों में, क्योंकि उन दिनों ज़्यादा फटीग और ज़्यादा इस टाइप की एक्टिविटीज़ सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ये ब्रेन तक को। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा कभी कि हमें जो हम बॉडी की एक्टिविटी करते हैं उनके लिए ही केवल एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमें हमारे अंदर जितने भी सिस्टम हैं उन्हें भी अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और वो एनर्जी इन्हें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट जब ये ग्लूकोज के फॉर्म में होता है तभी हमें एनर्जी देता है, और इस पर ऑक्सीजन एक्ट करती है, और ऑक्सीजन के एक्ट करने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। साथ में कुछ मॉलिक्यूल वाटर के निकलते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी सिस्टम से एक्सहेल कर दी जाती है, बाहर बॉडी के बाहर निकाल दी जाती है, और एनर्जी का कंजप्शन हो जाता है। रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, फैट के ऑक्सीडेशन के लिए भी ज़रूरत है। सिंथेसिस ऑफ पेंटोज फॉर DNA, RNA, NAD, FAD सिंथेसिस, यानी कि इन सब के सिंथेसिस के लिए भी कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शुगर, सीरियल्स और सारे अनाज इसके अंदर आते हैं, जैसे गेहूं, बाजरा, ज्वार। पल्सेस में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। आप हमेशा आप सुनते होंगे कि पल्सेस प्रोटीन का रिसोर्स है, रिच सोर्स प्रोटीन का है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का अच्छा परसेंटेज इसमें भी पाया जाता है। ब्रेड किससे बनती है? व्हीट से, और व्हीट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। रूट एंड ट्यूबर्स, जैसे हमारी गाजर, मूली, चुकंदर, ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस हैं, और ये रूट है। और ट्यूबर्स हमारे आलू, अरबी, ये सब ट्यूबर्स हैं, और ये भी कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्स। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? एसिडोसिस, कीटोसिस, हाइपोग्लाइसीमिया, फटीग, डिक्रीज एनर्जी लेवल। क्या होता है? एसिडोसिस होती है, एसिडिटी होती है। इसी तरीके से कीटोसिस होती है, हाइपोग्लाइसीमिया। आपने कई बार सुना होगा जिन्हें डायबिटीज़ हो जाती है तो उनकी कभी कभी ब्लड शुगर कम हो जाती है, और वो कम होने की वजह से उन्हें चक्कर आते हैं। तो ये क्या है? ये ग्लूकोज की डिफिशियंसी से होती है। फटीग, थकान रहती है जिनमें ग्लूकोज की कमी होती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी नहीं मिलती है। और क्या होता है? जिसकी वजह से उनका एनर्जी लेवल रिड्यूस हो जाता है। अनहेल्दी वेट लूज, उनका वेट लूज होता है। लॉस ऑफ सोडियम, इसके साथ में एनर्जी के साथ में सोडियम की भी कमी आती है। प्रोटीन का डाइटरी इंटेक कितना है? 56 ग्राम, ये ग्राम में होता है। फंक्शन क्या है? दीज आर द फंडामेंटल बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है, और इसका मेन फंक्शन है सेल्स का फॉर्मेशन, सेल्स के साथ में टिश्यूज का फॉर्मेशन, ऑर्गन का फॉर्मेशन। मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हैव रूल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मसल कंस्ट्रक्शन। मसल्स कंस्ट्रक्शन तो मैं बता चुकी हूँ। ब्लड क्लॉट में भी इसका रोल होता है प्रोटीन का। और क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। आपने वो छोटे होते हैं तब आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा क्या कि एक अंगूर को पानी में डाल दिया तो क्या हुआ कि वो पिचक गया, और एक किशमिश को पानी में डाल दिया तो वो क्या हो गया? उसने पानी एब्जॉर्ब करके वो फूल गई।
तो ये क्या है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेल्स के अंदर बीच में भी होता है, तो उस प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए ही प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि ऐसा नहीं होगा तो हमारे पर्टिकुलर अलग अलग एरिया पे पेन होंगे, सेल्स डैमेज हो जाएंगे, वो प्रॉपर उनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेंगे। ऑल द एंजाइम्स, सेवरल हॉर्मोन्स, इम्यूनोलॉजी वो किस पे डिपेंड होती है, प्रोटीन पर डिपेंड होती है। यानी कि जितने भी हमारे एंजाइम्स होते हैं, इम्यूनिटी के से रिलेटेड जितने भी सिक्रीशन होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं और हॉर्मोन्स होते हैं, वो सब किससे फॉर्म होते हैं, वो सब प्रोटीन के ही फॉर्मेशन है। यूज्ड एज एनर्जी सोर्स, ये एनर्जी सोर्स की तरीके से भी यूज़ होता है। यदि हमारी बॉडी में एनर्जी यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तब प्रोटीन एनर्जी देना शुरू कर देता है। लेकिन ये एक अच्छी कंडीशन नहीं होती, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, क्या सोर्सेज हैं, पल्सेस, मिल्क, लीफी वेजिटेबल, मीट, सीरियल्स, एग्स। इसमें कई सारी चीज़ें आप ये सोच रहे होंगे, जैसे सीरियल्स हैं, सीरियल्स अनाज, ये तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। सारे फूड में हर न्यूट्रिएंट पाया जाता है, लेकिन किसी में कुछ न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है, उसकी कंडीशन, उसका फॉर्म ऐसा होता है कि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन हर फूड आइटम में सब कुछ पाया जाता है, लेकिन रिच सोर्स प्रोटीन का क्या है, पल्सेस, मिल्क और मीट, एग। लेकिन सीरियल्स और वेजिटेबल हमारी डाइट में इसका इंटेक काफ़ी होता है, और इनमें भी प्रोटीन का कंजप्शन अमाउंट अच्छा होता है, और प्रोटीन अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन भी होती है इनके अंदर। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, प्रोटीन से क्या होता है, सबसे बड़ा मेल न्यूट्रिशन होता है, प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन। क्वेश्योरकर, मेरिस्मस क्रश, क्वेश्योरकर। एक्चुअली ये तीनों डिजीजेस किसकी वजह से होती हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो जितने भी बॉडी ऑर्गन होते हैं वो धीरे धीरे वीक होने चालू हो जाते हैं, उनका प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होते। बच्चों के पैर टेढ़े हो जाते हैं, बहुत पतले हाथ हो जाते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अजीब सा हो जाता है, मतलब उनका चेस्ट एरिया बड़ा हो जाता है, हाथ पतले हो जाते हैं, बोन्स ही दिखाई देती हैं, मसल्स उनकी वर्क नहीं कर पाती, क्योंकि मसल्स के फॉर्मेशन में भी तो प्रोटीन की ज़रूरत है। देखिए, हम ये कह रहे हैं मसल के नीचे स्टोर हो रहा है फैट, कार्बोहाइड्रेट, जो कि मसल के थिकनेस को बढ़ा रहा है, लेकिन ये मसल्स का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, मसल्स का फॉर्मेशन तो प्रोटीन से ही होगा। तो बहुत अजीब सा स्ट्रक्चर हो जाता है। और क्या होता है, न्यूट्रिशनल ड्राफिंग होने लगती है, और अंडरवेट फैट का आरडीए क्या है, 50 ग्राम। फंक्शंस क्या होते हैं इसके, ये हमें टोटल एनर्जी का 15 to 50% एनर्जी देता है। देखिए, हमने कार्बोहाइड्रेट में किया था, वो 60 to 70% एनर्जी दे रहा था, बाकी परसेंट एनर्जी फैट के द्वारा मिलती है। और ये डिपेंड करता है कि हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म ज़्यादा इनटेक हो रहा है या फैट का। कंसनट्रेटेड फ्यूल सोर्स ऑफ बॉडी, ये बॉडी के एक तरीके से फ्यूल का कंसनट्रेटेड सोर्स है, सबसे ज़्यादा एनर्जी इससे मिलती है। कंसनट्रेटेड है, डाइल्यूट नहीं है, कंसनट्रेटेड है, क्योंकि कम अमाउंट में भी ज़्यादा ग्लूकोज होने की वजह से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड रेगुलेट मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, क्या करता है ये मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में काम आता है। क्यों, क्योंकि ये उनकी मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बना देता है। किस वजह से, क्योंकि ये फैटी एसिड्स होते हैं, तो इसकी वजह से वो स्ट्रक्चर की जो उनकी मेम्ब्रेन होती है वो अपना फॉर्म बनाए रखती है, वो डाइल्यूट नहीं हो पाता, वो उसके स्ट्रक्चर में कुछ भी खराबी नहीं आ पाती, एक तरीके की लेयर बना देती है ये। सोर्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसके ये भी एक रिसोर्स किस में है, ये भी
फैट के सोर्सेज से ही फैट सॉल्युबल विटामिन इजीली मिल जाते हैं। एज सेलुलर मेटाबॉलिक रेगुलेशन, as insulating material protect internal organ, insulated sources of fat क्या हैं? मीट, बटर, चीज़, क्रीम, एग और सब तरीके के ऑयल्स, नट, ड्राई फ्रूट्स, इन सब में ही फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से जितने भी फैट की रिक्वायरमेंट है हम इजीली इनसे अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अपनी डाइट में बिल्कुल भी फ़ैट का इंटेक नहीं करना चाहिए, इससे बॉडी वेट बढ़ जाएगा। नहीं, फ़ैट भी कई उसमें फैटी एसिड्स और स्पेशली फैट सॉल्युबल विटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो कि हमें इन फैट के सोर्सेज से ही मिल सकती है। तो इनका इंटेक हमें डाइट में करना चाहिए, लेकिन हाँ अमाउंट डिपेंड करेगा हमारे बॉडी स्ट्रक्चर पर, हमारी फंक्शनिंग पर, वर्किंग कंडीशंस पर। फाइबर, soluble fiber mostly found in fruit and legumes. Insoluble fiber, vegetable and grain. फाइबर्स क्या हैं? ये देखिए, जैसे आपके यहाँ पर आपने अपनी मदर को देखा होगा कि जब वो आटा छानती हैं तब क्या होता है, फाइबर्स निकलते हैं, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, भूसी। वो क्या है? वो फाइबर है। ये फाइबर सूजी में ज़्यादा होते हैं, आटे में थोड़े कम हो जाते हैं और मैदा में बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो जिस फूड में फाइबर का अमाउंट ज़्यादा होगा वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। तो इसीलिए हमें फ्रूट्स को बिना छीले खाएं, लेकिन धो के अच्छे से। लेग्यूम्स खाएं जितनी ज़्यादा से हो सकें। वेजिटेबल्स और ग्रेन्स खा सकते हैं। फंक्शंस कौन से हैं? प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन फाइबर से रुकता है। एलिमेंट्स बैक्टीरियल टॉक्सिन, डिक्रीज GIT कैंसर, रिड्यूस प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल। यानी कि फाइबर के इतने इम्पॉर्टेंट काम है। देखो, डेली आप लोगों ने कॉन्स्टिपेशन की बात तो सुनी ही होगी कि फाइबर का इंटेक करने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत इजी प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो इसके साथ आती जाती हैं, जैसे एक फिशर है, पाइल्स है, और बहुत इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। इंडाइजेशन है, एसिडिटी है, जिसकी वजह से बहुत डेली लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए फ़ाइबर का इंटेक बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए, कैंसर तक से बचाने की कोशिश करता है ये फाइबर, और क्या करता है, प्लाज्मा के में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के काम करता है। इसीलिए हमें फाइब्रस फ्रूट्स का यानी कि सैलेड का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और इम्प्रूव ग्लूकोज टॉलरेंस, जब हमारे अंदर फाइबर ज़्यादा होगी तो हम ग्लूकोज को ज़्यादा टॉलरेट कर पाएंगे और उससे होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट से बच सकेंगे। सोर्सेज ऑफ फाइबर, फाइबर के सोर्सेज क्या हैं? फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स और वेजिटेबल्स। लेकिन लीफी वेजिटेबल्स एक्चुअली हम ये इसलिए रखते हैं क्योंकि उसका हम इंटेक रॉ फॉर्म में कर सकते हैं, और रॉ फॉर्म में फाइबर्स का ज़्यादा अपनी स्टेबिलिटी रखते हैं। व्हीट एंड लेग्यूम्स, होल ग्रेन, ब्रेड, ओट्स एंड पास्ता, होल सीड्स, इनका कंजप्शन हम जब बढ़ा लेते हैं, होल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि होल सीड, होल ग्रेन लेने से क्या होता है, उनके ऊपर का कवरिंग जो होती है, जो उनके ऊपर का छिलका होता है, उसका कंजप्शन हो जाता है, और उसी में एक्चुअली फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है। और जितनी भी हम अपनी डाइट में सैलेड का कंजप्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली मिनरल्स, विटामिन्स तो मिलेंगे ही, साथ में फाइबर आएगा, और फाइबर से हमारे कॉन्स्टिपेशंस की और कोलेस्ट्रॉल लेवल की, इन सारी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर देगा। इवन ब्लड प्रेशर हाई में, डायबिटीज़ में, सब कंडीशंस में हमें फाइब्रस फूड के ज़्यादा इंटेक करना चाहिए। इसीलिए फ्रूट्स का जूस बनाने से अच्छा है उनको रॉ फॉर्म में खाओ।
यदि किसी के टीथ में प्रॉब्लम है, वो एक्चुअली च्यू नहीं कर पाता, तो वो ले सकता है फ्रूट का जूस, लेकिन यदि आप रॉ फॉर्म में खाएंगे तो वहाँ फाइबर का इंटेक ज़्यादा होगा। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन, यदि फाइबर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो जाते हैं? कॉन्स्टिपेशन, हाई ब्लड प्रेशर भी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि इसका फंक्शन क्या है, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करना भी, तो ब्लड प्रेशर भी हाई होने के चांसेस बने रहते हैं। डायबिटीज़, क्योंकि जो यदि हम फाइबरस फ्रूट नहीं लेंगे तो उसमें क्या होगा, ग्लूकोज का कंटेंट ज़्यादा होगा, लेकिन फाइबरस फ्रूट होने पर क्या होगा, फाइबरस फ्रूट होने पर उसमें ग्लूकोज का कंटेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जो डायबिटीज़ के लिए अच्छा होता है। क्यों, क्या होता है जब हम फाइबरस फ्रूट के साथ कोई भी फूड आइटम या डाइट इनटेक करते हैं, उससे क्या होता है, कंटेंट हमारा ज़्यादा हो जाता है और उससे कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट, इनका अमाउंट हमारी बॉडी में कम इनटेक होता है, फाइबर का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ को भी कंट्रोल किया जा सकता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से बचा जा सकता है, यही जितनी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, ये भी फाइबरस फूड लेने से कम हो जाती हैं। क्यों कम हो जाती हैं? क्योंकि जब फाइबरस फूड लिया जाता है तो उससे ब्लड वेसल्स और इनमें फैट का इंटेक कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ भी प्रोटेक्शन होती है। ओबेसिटी से बच सकते हैं, कैंसर से बचा जा सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि बैलेंस डाइट क्या है। बैलेंस डाइट वो डाइट है जब हम हर मील में ऐसे फूड आइटम का इंटेक करते हैं जो कि प्रॉपर अमाउंट में होने के साथ साथ उनका टाइप भी ऐसा होता है जिसमें बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी गिविंग और प्रोटेक्टिव हर तरीके के फूड का इंटेक प्रॉपर बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, और उनकी फॉर्म टाइप भी ऐसा होता है जिसका कंजप्शन 100% हमारी बॉडी कर सकती है, जिससे कि हम हेल्दी बन सकते हैं। और इसके लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, फाइबर, वाटर, विटामिन, मिनरल, सबका इंटेक प्रॉपर अमाउंट में करना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट के मेन रिच सोर्सेस क्या होते हैं, उनके सीरियल्स हैं, और प्रोटीन के पल्सेस, मिल्क प्रोडक्ट, मीट, और फाइबर जितनी भी हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं, इन सब के छिलके, मतलब होल सीड्स का इंटेक करने से ऑटोमेटिक फाइबर का कंटेंट हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। और फैट के लिए हम हर तरीके के ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, जिनको हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी बनी रह सकती है। थैंक यू।